हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? तो दादा उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ प्रयास जेई 2.0 में। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग इंटर हेलोजन कॉम्पाउंड्स के साथ साथ ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे बता देना सब सही है, कुछ दिक्कत है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? मैं बहुत अच्छा हूं भाई। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? लास्ट क्लास में जो पढ़ाया आप लोग रिवाइज करके आए हो? यस। आज हम लोग कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोगों की कितनी तैयारी है। यस, सब सही है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नमस्कार बेटा, नमस्कार। हालचाल खराब है? क्या बात कर रहे हो यार, सुबह सुबह ही? हम्म। रिवीजन डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो जी, तो आज आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही आसान है, बहुत इजी, बिना किसी लफड़े वाला, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं। जो नॉर्मल ऑर्डर्स होते हैं वही सारे ऑर्डर फॉलो होते हैं, ठीक है ना? तो आज वाले सेशन में आपको मजा आएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे सेशन के लास्ट में, ठीक है? डीपीपीज भी आपको मिल जाएंगी, तो आज वाले सेशन के बाद आप लोग डीपीपी भी सॉल्व कर सकते हो। और जो कल से सेशन होगा, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उससे पूछे जाते हैं, ठीक है? डन, चमका, वेरी गुड। चलिए जनाब, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज का सेशन। लेकिन देखो जी, आज के सेशन में मैं आपको पहले ही बता दूं, देखो चीजें क्या होती है ना, ऐसा हाँ बहुत आसान होता है। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो ना, तो यार इसको ना बार बार रिवीजन आप लोग करते रहा करो। मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहता हूं, आज मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, पीवाईक्यूज है ना, जितना भी हमारे पास टाइम रहेगा, कुछ अगर सारे हो पाए तो सारे कर लेंगे, नहीं तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क में भी दे दूंगा। तो आप लोग देखोगे कि क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो मुश्किल है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शंस में से पूछे जाते हैं, है ना? कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यूजेस में से पूछ लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी कर पाते हो जब आप लोग प्रॉपर रिवीजन करते हो। जेई मेंस का जो पेपर होता है, कोई तोप क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल सीधे साधे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो अच्छे से रिवीजन करता है बार बार, वो इन एग्जाम्स में अच्छा करके आता है। एडवांस लेवल की हम लोग बात अलग करेंगे, है ना? एडवांस की बात अलग है, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस में तो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, आपका दिमाग लगता है उसमें भी। ऐसा नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वहां पर भी सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, है ना? इनऑर्गेनिक जो होती है वो स्कोरिंग होती है एडवांस में भी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आपको मुश्किल चीजें करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना? लेकिन मेंस तक की अगर मैं बात करूँ ना, पूरा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? तो इस बात को आप विश्वास रख के ध्यान रखें। ऑल राइट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बेटा पहले डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं कर रहे। देखो डी ब्लॉक क्या होगा ना, जब जब हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे ना, कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद डी ब्लॉक आपको ऐसे हलवा लगने लगेगा। डी एंड एफ ब्लॉक, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कलर ऑफ डी 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 ब्लॉक एलिमेंट्स, कलर जो होता है उसको आप लोग समझा पाते हो अगर आपने कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ रखा है तो, है ना? तो कुछ जगह पर कोऑर्डिनेशन के टॉपिक काम में आते हैं। ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले हमें डीएनएफ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन पढ़ सकते हो, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन डीएनएफ ब्लॉक के बारे में होती है वो आपके पास पहले से होती है, ठीक है ना? तो वो टेंशन मत लो, जो मैं करवा रहा हूं उसको बस अच्छे से करते जाओ आप, तो बस ठीक है। चलो आ जाओ फिर, आ जाओ फिर। हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंटर हेलोजन कॉम्पाउंड्स, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, और सबसे लास्ट में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी, ठीक है? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं पर भी सिलेबस में इसको मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 17 एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है। बट स्टिल क्या पता कहीं इधर उधर कोई क्वेश्चन पूछ ले, इस वजह से मैं इस टॉपिक को करवा रहा हूं, है ना? प्रिपरेशन वगैरह मैं नहीं करवाऊंगा इस समय,
बिकॉज प्रिपरेशन पे तो क्वेश्चन पक्का ही नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, डन। आओ जी, तो देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था ना। हाँ भाई लोगों, आ जाओ आ जाओ इधर स्क्रीन पे, सबका ध्यान स्क्रीन पे हो, अब बाकी बातें छोड़ो। 8:30 बजे के लिए पोल करवा लो। पोल करवा लिया था भाई कल मैंने। जिन लोगों को 8:30 बजे क्लास चाहिए थी वो तो सिर्फ 23% लोग थे, है ना। हाँ, तो पोल हो गया था भाई। हैं, मुझे लग रहा है क्लास से तुम जल्दी चले गए थे। जिसको लग रहा है कि पोल नहीं हुआ है वो क्लास से भाग गया था या तो। ठीक है, अच्छा आवाज धीमे आ रही है क्या? बात कर रहे हो यार या ऐसे मजे ले रहे हो? आवाज धीमे कैसे आ सकती है बताइए जरा। हम्म, आवाज धीमे आ रही है। रुको फिर, अब बताना जरा, अभी आवाज तेज हुई क्या? अभी आवाज तेज हुई या फिर धीरे हुई ये बता दो, फिर उसके बाद मुझे पता लग जाएगा क्या करना है इसके साथ। हाँ, बराबर है। आओ देखें, देखो सबसे पहली चीज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। फर्स्ट लाइन आपके सामने लिखी है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दो हेलोजन से मिलकर बने होते हैं, है ना। दो हेलोजन होने चाहिए। अब ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड उसका कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है, हमने लास्ट क्लास में भी लिखा था, या तो एक्स एक्स डैश या फिर 3 5 या फिर 7 हो सकता है। यस, लो हुई है, कम हो गई है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, तो फिर हाँ, तो फिर यही आवाज सही है मतलब कुछ भी। हाँ, आ जाओ। अब इसमें हम लोगों ने ये भी बात करी कि जो एक्स होता है ना, जो पहले आता है उसका साइज बड़ा होता है ना। इसका साइज क्या होता है? लार्ज होता है। साइज लार्ज होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, और उसके बाद एक्स डैश लिखा है, इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये चीज हम लोग पहले ही लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट लिखा है ना, नेक्स्ट वाला पॉइंट, इस वाले नेक्स्ट वाले पॉइंट को अच्छे से समझो। देखो इसने क्या किया है, ये लिखता है कि जैसे जैसे रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ एक्स एंड एक्स डैश इंक्रीजेस, किसका रेशियो? रेडियस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एक्स डैश। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस। द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना। क्या होगा? ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एटम्स उतने ही ज्यादा होंगे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल दे दो आप, है ना। आप इसका एग्जांपल दे दो। देखो एक आपने लिखा ClF3, आपने लिखा BrF5, आपने लिखा IF7। यस, तो यहां पर x और x डैश का रेशियो मतलब रेडियस ऑफ क्लोरीन अपॉन रेडियस ऑफ फ्लोरीन, यही बात हो रही है। ये वाला x और x डैश का रेशियो रेडियस ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फ्लोरीन, और सबसे लास्ट वाला रेडियस ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फ्लोरीन। इस रेशियो को मैं नंबर 1 दे देता हूं, इस रेशियो को नंबर 2 दे देता हूं, इस रेशियो को नंबर 3 दे देता हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताओ इसमें से कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है? हाँ जी, ये बताइए इनमें से कौन सा रेशियो होगा जो मैक्सिमम होगा? फटाफट बताओ 1 2 3 में से कौन सा रेशियो होगा जो मैक्सिमम होगा 1 2 3 में से? जल्दी बताइए, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। कौन सा रेशियो मैक्सिमम है ना? बढ़ रहा है ना? मानते हो ना इस बात को? सर रेशियो जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो सर फ्लोरीन तो सब जगह सेम है, यहां क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन, आयोडीन है, सबसे बड़ा कौन होता है? सर आयोडीन होता है। सर आयोडीन बड़ा है, इसका मतलब ये जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम होगा इसके लिए। और रेशियो अगर मैक्सिमम है तो देखो इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4 एटम है। तो ये वाला पॉइंट यही कहता है कि एक्स और एक्स डैश का रेशियो जितना ज्यादा होगा, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हैं जी, ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप मुझे थम्स अप करके बताएं। यस, नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए दे दिया था, इंक्लूड कर ही दिया था नोट्स को, है ना। क्या ये बात सही है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, है ना। बहुत आसान चीज है ना, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग था, इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन रहा हो। मैंने वो चीज आपको समझा दी है। आ जाओ फिर नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। डन। हाँ, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज लिखी है ना, बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टीज लिखी है
कि ये सारे के सारे जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं और डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक इन नेचर, है ना। डायमैग्नेटिक है, इसका मतलब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको ये रिपेल करेंगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपेल करेगा। दे आर वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स एट 298 केल्विन एक्सेप्ट ClF विच इज ए गैस, है ना। सिर्फ अकेला एक इंटर हैलोजन कंपाउंड ऐसा है ClF जो कि कैसा होता है? गैस होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो कैसे हैं? या तो सॉलिड है या फिर लिक्विड है। और लेकिन ये सॉलिड और लिक्विड कैसे हैं? वोलेटाइल है, मतलब बड़े आराम से इनकी क्या बन सकती है? वेपराइज हो सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे लिखता है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो इंटरमीडिएट होती है किसकी? एक्स और एक्स डैश की। भाई कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड एक्स और एक्स डैश से मिलकर बना होगा, तो इस इंटर हैलोजन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की बीच वाली प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। जैसे मान लो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत कम रिएक्टिव है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ये हो जाएगी कि ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना बहुत कम रिएक्टिव, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखेगा। सिंपल है। यस, एक्सेप्ट क्या? हाँ जी, आज लास्ट है मुन्ना, आज लास्ट है। एक्सेप्ट दैट देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड, है ना। क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है जितना आप लोगों ने सोचा है उससे ज्यादा होगा, हायर देन एक्सपेक्टेड होगा, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो ये चीज है वो लिखनी है, मतलब इसको ध्यान में रखना है। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला इंपॉर्टेंट है। इस पे चांद तारे सितारे जो आपको बनाने हो बना लो, है ना। जो ABCD XYZ लिखना हो वो इसके साथ आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखा है ये वाला पॉइंट? आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड और जो नॉर्मल हैलोजन्स हैं उनमें से कौन ज्यादा, हाँ, कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि इंटर हैलोजन कंपाउंड और नॉर्मल हैलोजन इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो देखो लिखा है इन जनरल द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। क्यों? देखो, आपका अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड है, सुनना, इंटर हैलोजन कंपाउंड है तो उसमें बॉन्ड किस किस के बीच बना होगा? एक्स और एक्स डैश के बीच बना होगा, मानते हो। और अगर आपका नॉर्मल हैलोजन कंपाउंड है तो उसमें बॉन्ड किसके बीच बना होगा? एक्स और एक्स के बीच बना होगा। अरे बोलो ना। लेकिन ये कहता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये किसमें वीक होता है? ये वीक होता है साहब इंटर हैलोजन कंपाउंड में। ये वाला बॉन्ड वीक है। यस, ये वाला बॉन्ड वीक है इसके कंपैरिजन में, और अगर ये बॉन्ड वीक है इसका मतलब ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ये बॉन्ड वीक क्यों है इसका रीजन भी हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि जब इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं तो दो एलिमेंट के बीच बनते हैं जिनकी साइज में डिफरेंस होता है। यस, साइज में डिफरेंस है, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आएगा। यहां पर दोनों जो हैलोजन होते हैं वो सिमिलर साइज के हैलोजन होते हैं, बॉन्ड इस केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है एज कंपेयर टू इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मेरी बात समझ में? तो अगर ये वाला बॉन्ड वीक है तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, आसानी से टूटेगा, जल्दी रिएक्ट कर लेगा, है ना। देखो इसका रीजन यही लिखा है, लिखा है दिस इज बिकॉज एक्स एक्स डैश बॉन्ड इन इंटर हैलोजन इज वीकर देन एक्स एक्स बॉन्ड इन हैलोजन्स। कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। और देखो, लेकिन इसने एक चीज और लिखी है, एक्सेप्ट फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, है ना। ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसको छोड़ के? फ्लोरीन को छोड़ के। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन में कौन सा बॉन्ड होता है? एफ एफ बॉन्ड होता है। एफ एफ बॉन्ड जो होता है बेटा ये वीक बॉन्ड होता है। ये कैसा होता है? वीक होता है। क्यों? क्योंकि साइज छोटी है, लोन पेयर जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है। तो सिर्फ अगर मैं F2 को छोड़ दूं, अगर मैं सिर्फ F2 को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू हैलोजन्स। इसका मतलब F2 जो होता है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या इस चीज में कोई परेशानी? हाँ, और हाँ, ये चीज तो हम लोगों ने बात कर ही ली थी ना कि F2 जो होता है वीक बॉन्ड होता है, Br2Cl2 F2 उसके बाद आती है बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में, है ना। रिपल्शन टू स्मॉल साइज। यस, वेरी गुड बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, लोन पेयर्स के बीच में, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन। तो अगर आप F2 को छोड़ दो तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, और अगर आप F2 को ले लो तो F2 इज मोर रिएक्टिव। मेरी बात समझ में आई? यस, क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है ना? डन। आगे चलें क्या? यस 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 यस,
आगे चलें दादा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से मैं ये वाली स्लाइड यूं मान लो लेके आया हूं। ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, मैं आपको एक छोटा सा नोमेनक्लेचर का तरीका बताता हूं ना, वहां फिर ये वाला पॉइंट समझ में आएगा, है ना। फिर उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट समझ में आने वाला है। आओ देखो, एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने नाम सुना है HNO2 का, आप लोगों ने नाम सुना है HNO3 का। यस, HNO3 जो होता है, HNO2 सॉरी, HNO2 लिखा आपने। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड, आप बोलोगे सर नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इसका, नाइट्रस एसिड, है कि नहीं, बोलो। अरे दादा इधर बता दे, इसका क्या नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। समझ गए क्या, यस, बहुत बढ़िया। इधर आओ, ये जो नाइट्रस एसिड है, इसमें से आपने क्या किया, H+ को हटा दिया। H+ हटाते ही पीछे क्या बना, NO2-, और ये क्या बना, NO3-, है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ NO3-, आप क्या बोलोगे, सर ये है नाइट्रेट आयन। इसको क्या बोलते हो आप लोग, नाइट्रेट आयन। यस, और इसका क्या नाम है, सर ये है नाइट्राइट आयन। अरे यही लिखते हो ना, बोलो ना। मतलब अगर किसी एसिड का, सुनना मेरी बात अच्छे से, क्या कह रहा हूं, सुनना मेरी बात। अगर किसी एसिड के नाम के लास्ट में इक आता है, अगर किसी एसिड के नाम के लास्ट में इक आता है, तो उसमें से अगर H+ हटाओगे तो फिर जो एनायन बनेगा उसके लास्ट में 8 आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां क्या था, क्या कहा मैंने, वापस सुनो, इसके पीछे क्या है, इक एसिड। तो इक एसिड का H+ हटाने के बाद क्या बनेगा, जो भी एनायन बना है उसके नाम के लास्ट में आएगा 8। यस, अगर किसी एसिड के नाम के लास्ट में अस आता है, अस एसिड, तो H+ हटाने के बाद जो एनायन बनेगा उसके नाम के लास्ट में 8 आएगा। अब जहां मर्जी है वहां तुम लोग देख लो, भले जो मर्जी हो वो वाला एसिड देख लो, है ना। जैसे और मैं अगर एग्जांपल दूं ना तुम्हें, तुम लोग क्या कहते हो, लिखते हो H2SO4, सर इसका क्या नाम है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हो इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका जो एनायन होगा H+ हटा दो, SO4 2-, इसको क्या कहा जाता है, सर दिस इज नोन एज सल्फेट आयन। यस, बात समझ में आ गई क्या, अरे बोलो ना यार दादा। जैसे H2SO3 होता है, सर इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, ये क्या है, सल्फ्यूरस है, तो इसका जो SO3 2- बनेगा दैट इज सल्फाइट आयन। क्या बोलते हो इसको, सल्फाइट आयन। अरे अब तो तुम समझ गए ना यार, बोलो ना। जैसे H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड बोलते हो, और इसका जो एनायन है CO3 2-, इसको क्या बोलते हो, कार्बोनेट बोलते हो, 8 आता है लास्ट में। समझ में आ गई क्या तुम्हें बात है, अरे यार बोल तो दो। अभी ऑक्सो एसिड सिलेबस से हटा दिया, वरना इसके बारे में मैं तुम्हें और बताता डिटेल में, बाकी ऑक्सो एसिड भी कभी हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे ना। सिलेबस तो हमारा पहले खत्म हो ही जाएगा, जो बचा हुआ है उसको भी मैं करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, है ना। ये बात समझ में आई क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों का शायद कभी मिटा होगा कि 8 कब आएगा, 8 कब आएगा, है ना। ऑक्सो एसिड्स की बात हो रही है, अबे HCl ऑक्सो एसिड नहीं है भाई, हाँ HCl ऑक्सो एसिड नहीं है। यस यस, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब देखो, मैंने आप लोगों को नाम बताया था कल, HOCl। HOCl मैंने तुम्हें नाम बताया था, इसका नाम क्या है, HOCl को हम लोग क्या बोलते थे, सर इसका नाम था हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम था, हाइपोक्लोरस एसिड। मेरी बात समझ में आई क्या तुम्हें, हाइपोक्लोरस एसिड। तो इसका जो एनायन बनेगा, इस ऑक्सो एसिड में से H+ हटा दो दादा, H+ हटाने के बाद क्या बनेगा, OCl- बनेगा। और अगर OCl- बनेगा, दिस OCl- इज, इसका नाम क्या है फिर बता दो जरा, खुद से नाम निकालने की कोशिश मत करो, है हाँ, इसका नाम खुद से निकालने की कोशिश करो। सर इस एसिड के नाम के लास्ट में अस आ रहा है, इसका मतलब बाकी सारी चीजें सेम रहने दो, हाइपोक्लोराइट आयन।
अस आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या बन गया, हाइपोक्लोराइट आयन बन जाएगा। मतलब नाम बनाना सीख गए ना। अगर मान लो यहां पर क्लोरस एसिड होता तो उसका जो एनायन होता वो क्या हो जाता, क्लोराइड आयन हो जाता। अगर यहां क्लोरिक एसिड होता तो उसका जो एनायन होता H प्लस हटाने के बाद वो हो जाता क्लोरेट। जैसे मान लो HClO4 लिखा है, इसका नाम मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, क्या नाम है इसका, पर क्लोरिक एसिड। बोलो ना, पर क्लोरिक एसिड। तो इसका अगर मैं H प्लस हटा दूं तो पीछे क्या बना, ClO4 माइनस। तो ये जो ClO4 माइनस है इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम के लास्ट में इक आ रहा है तो ये हो जाएगा सर पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन। क्या आप लोग मेरी बात समझ चुके हो? हाँ जी, क्या ये चीज समझ में आ चुकी है? एक बार के लिए थम्स अप करके मुझे बता दें कि सर समझ में आ गया, और अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, कहानी क्लियर हो गई है। यस यस, समझ में आया क्या, क्लियर है? तो अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना, तो जो मैं पीछे पॉइंट छोड़ के आया हूं उसको तो तुम ऐसे निपटा दोगे। हाँ, ये मेरी गारंटी है। जल्दी बताइए। हाँ, कोई कह रहा सर ये वाला जो टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये इनऑर्गेनिक में भी होना चाहिए था। हाँ, तुम्हारा मन नहीं भरा क्या अभी, है भाई? मुझे लग रहा है मन नहीं भरा तुम्हारा यूपीएससी नोमेनक्लेचर से, है ना? कितने आसान आसान से आते जाते हैं, करते जाते हैं, मजा सा आने लगता है ना। यही है, हो गया पक्का? सोच लो, समझ में आ गया? अब देखो ये वाला पॉइंट क्या कहता है। अब इस पॉइंट पे आ जाओ। अब तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पॉइंट ना समझ में आए। देखो क्या कह रहा है कि ये जितने भी इंटरहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी इंटरहेलोजन कंपाउंड होते हैं ना दादा, अंडरगो हाइड्रोलिसिस। क्या होता है इनका, हाइड्रोलिसिस होता है। तो क्या देते हैं, एक तो देंगे हेलाइड आयन, और ये जो हेलाइड आयन होगा डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हेलोजन। हमेशा देखो एक्स और एक्स डैश में से स्मॉलर कौन था, ये वाला था। तो जो हेलाइड आयन होता है, हेलाइड आयन कहां से आएगा, हेलाइड आयन किसको बोलते हो, एक्स डैश माइनस को बोलते हो। ये हेलाइड आयन हमेशा कहां से आएगा, ये हमेशा आएगा स्मॉलर वाले से। दिस इज हेलाइड आयन, हमेशा ध्यान दो। मेरी बात समझ में आई क्या? यस जैसे एक्स एक्स डैश एक इंटरहेलोजन कंपाउंड है, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो क्या बना, एच एक्स डैश बना, है ना? और एच एक्स डैश जो है ये अगर डिसोसिएट होगा तो क्या देगा आपको, H प्लस प्लस एक्स माइनस देगा कि नहीं देगा, एक्स डैश माइनस। दिस इज योर हेलाइड आयन। और ये हेलाइड आयन कहां से आया है, बड़ी छोटी साइज वाले हेलोजन से, छोटी साइज वाले हेलोजन से। और पीछे क्या बना है सर, हाइपोहेलस एसिड बना है। हाइपोहेलस एसिड है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस ओ एक्स माइनस। तो ये जो ओ एक्स माइनस है इसको क्या बोलोगे आप, हाइपोहेलाइट आयन। इसका नाम क्या दादा, हाइपोहेलाइट आयन, हाइपोहेलाइट आयन। तो ये जो हाइपोहेलाइट आयन है ये कहां से आएगा सर, ये आएगा बड़ी साइज वाले हेलोजन से। हेलो हेलो भाई लोगो, सो तो नहीं गए हो? पानी के छींटे मारो देखें ऐसे, ठंडे ठंडे पानी के। हम्म, आया ना समझ में भाई लोग मैं क्या कह रहा हूं, दिमाग में घुसा क्या? यस। तो हाइपोहेलाइट आयन कब बनेगा, जब आपने हेलोजन कौन सा ले रखा है, एक्स एक्स डैश ले रखा है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। आप बोलोगे सर मान लो एक्स एक्स डैश नहीं हुआ, एक्स एक्स डैश 3 हुआ, फिर इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया। मैं बोलूंगा भाई जो बड़ी साइज वाला हेलोजन है वो तो हमेशा एच एक्स डैश ही बनाएगा। लेकिन आज हाइपोहेलस एसिड नहीं बनेगा, आज HXO2 बनेगा, HClO2 बनेगा। मतलब ये कौन सा एसिड हो गया दादा, ये वाला एसिड हो गया हेलस एसिड। और हेलस एसिड का जो एनायन है, हेलस एसिड का जो एनायन है XO2 माइनस, इसको आप लोग बोल दोगे क्या, हेलाइट आयन। क्या बनेगा, हेलाइट आयन। तो अगर आपने एच एक्स एक्स डैश लिया है तो बनेगा हाइपोहेलाइट आयन। अगर आपने एक्स एक्स डैश 3 लिया है तो बनेगा हेलाइट आयन। और अगर मान लो आपने, हाँ अगर आपने एक्स एक्स डैश 5 ले लिया, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, पहला बैलेंसिंग नहीं करवा रहा हूं मैं, बैलेंसिंग की जरूरत भी नहीं है, तो आपका कौन सा एसिड बनेगा, HXO3 बनेगा। सर हेलिक एसिड बनेगा, हेलिक एसिड बनेगा तो इसका जो एनायन होगा सर उसको आप क्या बोलोगे, हेलेट आयन बोलोगे। क्या बोलोगे, हेलेट आयन बोलोगे। मेरी बात समझ में आई क्या? और अगर मान लो एक्स एक्स डैश 7 ले लिया, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो एक्स एक्स डैश तो बनेगा ही, साथ में HXO4 बनेगा। और इसका जो एनायन है XO4 माइनस, दैट इज नोन एज पर हेलेट आयन। उसको क्या कहा जाता है, पर हेलेट आयन कहा जाता है।
अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना, तो इस वाले स्टेटमेंट को वापस पढ़ना, वापस पढ़ना और अपनी पीठ थपथपाना कि एक बढ़िया चीज हमने समझ ली है, जबरदस्त, है ना। तो फटाफट से अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना, और अगर लिख लिया हो तो डन लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा, सब कहानी क्लियर है। हाँ जी, ये काम तुम फटाफट से कर दो भाई। यस, क्लियर हो गया ये? कोई परेशानी है तो आप बता दो, नहीं है तो बता दो, दोनों चीज बता दो तुम तो। क्लियर हुआ? यस 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 यस। अरे भाई सर्दियों में क्यों बारिश करवा रहे हो तुम यार, ठंड हो जाएगी अभी जोरदार, फिर दुब के रहोगे रजाई में, हैं? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? तो अगर मान लो लेट से तुमसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, क्या पूछ ले हमसे, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि ClF3 है, ClF3 का हाइड्रोलिसिस करवा दिया, बताइए क्या बनेगा, है ना। ClF3 का हाइड्रोलिसिस करवा दिया, बताइए क्या बनेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो छोटी साइज वाला है वो हमेशा क्या बनाएगा, छोटी साइज वाला कौन, फ्लोरीन, तो ये क्या बनाएगा, हमेशा HX बनाएगा, HF बनाएगा, X कौन है यहां पर, HF बनाएगा। और जो बड़ी साइज वाला है क्लोरीन, क्लोरीन, ये कौन सा, HXO2 बनाएगा, मतलब HClO2 बनाएगा, खत्म। हुआ क्या, समझ में आया क्या? यस, अरे बोलो ना। और देखो, मान लो आपका BrF5 है, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, तो आप बोलोगे सर देखो, छोटी साइज वाला तो हमेशा हेलाइड बनाएगा, HF बनाएगा, और जो बड़ी साइज वाला है सर वो X-5 के केस में HXO3 बनाता है, और यहां XBr है, इसका मतलब HBrO3 बनेगा। अरे अब तो समझ गए होंगे, है ना। सर अगर मान लो यहां IF7 होता, इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाते, तो सर फ्लोरीन क्या बनाता, HF बनाता, और आयोडीन क्या बनाता, HiO4 बनाता। समझ गए क्या? यस यस यस, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो इंटर हैलोजन कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस पे पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से मैं ये वाला टॉपिक लेके आया हूं, इंटर हैलोजन कंपाउंड, बिकॉज मुझे पर्सनली ये रिएक्शन लगती है काफी इंपॉर्टेंट, इस पे कभी ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा, है ना। डन। तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट आप लोगों ने सीखा है, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया मेरे हिसाब से सबको। और इसी के साथ मैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के समाप्ति की घोषणा करता हूं, है ना। क्वेश्चंस जहां तक मुझे लगता है इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर का कुछ आना नहीं है ना। और एक बार अगर सिलेबस खत्म हो गया तो जो सिलेबस से हटा हुआ पोर्शन है उसको भी मैं करवा दूंगा, है ना, वो भी हम लोग कर लेंगे, जिससे कि एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा आप लोगों के दिमाग में कि यार वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये पढ़ूं कि ना पढ़ूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप लोगों को, जिससे कि जिसको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ के जाना हो, मान लो उसको लगता है कि यार फटाफट से मैं क्यों ना एस ब्लॉक एलिमेंट देख ही लेता हूँ, छोटा सा चैप्टर है ना, छोटा सा पोर्शन है, तो आप लोग वो वाला भी देख सकते हो। हाँ, कंपाउंड्स की प्रिपरेशन छोड़ देना, उसमें से NaCl, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, उनकी प्रिपरेशन आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो, बट बाकी जो पोर्शन है वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसकी रिकॉर्डिंग में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अभी थोड़े दिनों में, ना कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक तक ही आपको मिल जाए, है ना, जिसको जहां पर पढ़ना हो वो पढ़ लेगा। डन, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए जनाब, आगे बढ़ते हैं। नहीं पढ़ना है, हाँ नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं बेटा, कल को अगर क्वेश्चन आ गया ना, मेरे ऊपर मत चिल्लाना, सर ये वाला क्वेश्चन आ गया था, आपने तो बोला था नहीं आएगा। भाई सिलेबस चेंज हुआ है अब की बार, पहली बार ही है ना, अब पहली बार ही चेंज हुआ तो पता नहीं लगेगा साला क्या देगा कि क्या नहीं देगा, है ना। उसने जो लिखा है वो ना दे तो बहुत अच्छी बात है ना। इसी वजह से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूँ, जो उसने सिलेबस में लिखा है उससे एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं हम लोग, ताकि वहां से भी अगर क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑल राइट, चलिए आ जाइए फिर, हाँ आ जाइए फिर। इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, कौन कौन आता है इन एलिमेंट्स में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, है ना। सारी दुनिया जानती है जो रेडॉन होता है वो कैसा होता है, ये कैसा होता है सर, ये होता है रेडियो एक्टिव। कैसा होता है मुन्ना, दिस इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब
हीलियम जो होता है इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। बाकी सबको अगर मैं ले लूं तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होगा। इनका जो ऑक्टेट होता है मेरे भाई, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है। जब दुनियादारी से लेना देना नहीं है, ये खुद में स्टेबल है, ये किसी के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे, है ना। इनको नहीं फर्क पड़ता कौन आ रहा है इनके पास, कौन जा रहा है, इट डजेंट मैटर, है ना। ये रिएक्ट करने की टेंडेंसी जनरली नहीं रखते हैं, है ना। हाँ, इनके बहुत ही कम कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो नॉन होते हैं, ठीक है ना। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। यस, ऑल दीज आर गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव। इसी वजह से इनको और क्या बोला जाता है साहब, इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं। ये इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये नोबल होती हैं, इनर्ट होती हैं, किसी और के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखती है ना। हाँ, जिनॉन बनाएगा, कुछ कंपाउंड्स बनाएगा, क्रिप्टन भी एक आधा फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, बट स्टिल बहुत कम कंपाउंड्स होते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में बनते हैं, नॉर्मली नहीं बनते, है ना। आओ देखें, दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स, है ना, बहुत ही कम कंपाउंड्स बनते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे आर टर्म्ड एज नोबल गैसेस। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है। बोले हमने किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना, है ना, हमें कोई मतलब नहीं है कौन कैसा है। हाँ, कई बार ऐसा होता है अगर इनके सामने फ्लोरीन और ऑक्सीजन को लाके रख दो तो इनमें से कुछ लोग पिघल जाते हैं, है ना। वो मैं आपको समझा ही चुका हूं तुम्हें लास्ट क्लास में। फ्लोरीन और ऑक्सीजन है ही ऐसी चीज, है ना, जो रिएक्ट ना करता हो उसके पास लाके रख दो तो उसका मन कर जाएगा यार एक बार तो रिएक्ट करके देख ही लेते हैं क्या होता है ना। हाँ, चाहे उसके लिए उसको जो कुछ करना पड़े, टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़े, प्रेशर हाई चाहिए, है ना, लेकिन उसका मन करेगा रिएक्ट करने का और वो कर ही लेगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, है ना। हम्म, चलिए जी, आगे चलते हैं। अकरेंस की अगर हम लोग बात करें ना, अकरेंस पे भी क्वेश्चन आया हुआ, इसी वजह से मैं हमेशा अकरेंस को लेके आता हूं साथ में। हाँ देखो क्या लिखा है कि ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर। रेडॉन जो है ना, वो कहता है भैया मैं एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता हूं। यस, इसको ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी नोबल गैस ऐसी है जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करती, कौन सी है वो, ठीक है, रेडॉन। और देयर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन ड्राई एयर इज ओनली 1% बाई वॉल्यूम, है ना, लगभग 1% के बराबर होती है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सी है, आर्गन, है ना। टोटल एयर का लगभग 1% नोबल गैसेस होती है, लेकिन नोबल गैसेस में भी सबसे ज्यादा कौन होती है, आर्गन होती है, मोस्ट अबंडेंट आर्गन होती है। द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस, है ना। नेचुरल गैस आप लोग जानते ही हो ना, मिथेन इथेन का कॉम्पोजिशन होता है, बहुत सारे जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका कॉम्पोजिशन होता है नेचुरल गैस, उसमें आपको हीलियम जरूर मिलती है। हीलियम बहुत कम परसेंटेज में मिलती है, बट स्टिल जो मेन कमर्शियल सोर्स है हीलियम का वो कौन सा है, नोबल आपका नेचुरल गैस है। जिनन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, बहुत ही कम मिलते हैं। और रेडॉन इज ऑब्टेन्ड एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम, है ना। ये चीज आप लोग इलेक्ट्रो क्या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना। अगर आप इसका डिके करवाते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, है ना, अगर आप इसका डिके करवाओगे तो इसके डिके का एक प्रोडक्ट कौन सा होगा, रेडॉन होगा, ठीक है ना। तो ये अकरेंस है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सी नोबल गैस ऐसी है जो कि एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, क्लियर। ऑल राइट, ऑल राइट, वेरी गुड। चलिए फिर अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग किस पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज पे। बहुत आसान है, कोई लफड़े वाली है ही नहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात कर लेते हैं, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका, अगर मैं वैलेंस शेल का बोलूं तो वो होता है NH2 NP6, है ना, एक्सेप्ट हीलियम, ये भी आप लोग लिख ही लो। हीलियम जो होता है वो होता है 1s2, है ना। बाकी सबका क्या होता है, NH2 NP6। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं 8, है ना। और क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसी वजह से इनकी टेंडेंसी किसी और के साथ रिएक्ट करने की जनरली नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही आसान चीज है, काफी बार हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आइए फिर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रेडियस की। हाँ जी, अटोमिक रेडियस क्या लगता है तुम्हें? हाँ हाँ बताओ, देखिए अटोमिक रेडियस के साथ क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, और तो रेडियस के साथ और क्या होगा। हाँ जी, बताइए फटाफट। बता दो भाई, क्या होना चाहिए रेडियस के साथ।
लिखा भी है इसने, है ना भाई। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, लिखा भी है इसने कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना, साइज बढ़ रहा है यार। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन, है ना। लो जी, ये हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। अगर ये एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है तो फटाफट मुझे बता दो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। हाँ, फटाफट आप मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बता दो फिर। इस वाले केस में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं बेटा, ग्रुप 18 एलिमेंट्स बड़े आराम से खत्म हो जाएगा फटाफट से भी, है ना। अभी देखना थोड़ी देर में क्या होगा। अरे बोलो ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ क्या होगा सर, डिक्रीज करेगी। क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अरे मुन्ना, अगर साइज बढ़ रही है ना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। हीलियम सबसे ज्यादा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, है ना, और रेडॉन, है ना। कई बार रेडॉन के बारे में नहीं लिखा होता बिकॉज ये एक रेडियो एक्टिव गैस है। तो अगर कहीं पर रेडॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की उसमें कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ऑल राइट, आगे चलें, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको ऑर्डर नहीं ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसमें कोई फिक्स ऑर्डर होता भी नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6, है ना। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। यस, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, है। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये तो जर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये पहले से ही स्टेबल है, तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं होती। यस, बहुत ही कम होती है ना। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते ही नहीं है, लेकिन आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, प्रोसेस जो होगा वो होगा एंडोथर्मिक। यस, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था, जो आपका 11th क्लास का चैप्टर है। वहां पर हम लोगों ने ये चीज लिखी थी कि जो नोबल गैसेज होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती हैं। साथ साथ जो हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स थे वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और यहां पर लार्ज वैल्यू होगी, है ना, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी। देखो लिखा है, लिखता है कि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, they have no tendency to accept the electron and have large positive values of electron gain enthalpy. डन, ये हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, है ना। नेक्स्ट आएगा कौन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मोनोटॉमिक होते हैं। अरे भैया मोनो तो रहना ही है, अकेले हैं, अकेले, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है इनको, है ना। किसी के साथ अगर बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नहीं बॉन्ड बनाएंगे तो फिर अकेले रहेंगे ना यार। ओ भाई, भाई अगर किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर बनाओगे तो अकेले ही तो रहोगे यार, है ना। सिंगल है ये, हीलियम नियॉन अकेले अकेले रहते हैं। ये कलरलेस होती है, बहुत अच्छी बात है। ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस भी होती है ना, बहुत अच्छी बात है ये भी। हाँ, और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होती है। स्पेरिंगली का मतलब समझते हो, बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम। अब देखो क्यों होता है ऐसा, कोई आपसे अगर रीजन पूछ ले, है ना, आपसे अगर कोई रीजन पूछ ले कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर क्यों होती है ना। हाँ बेटा, तुम्हारी तरह, है ना, तुम्हारी तरह। लेकिन तुम्हारे साथ दिक्कत अलग है, ये तो जानबूझ के किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही, है ना। इनको पता है मैं स्टेबल हूं, इस वजह से ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे। तुम्हारे साथ दिक्कत अलग है, तुम में से कई बॉन्ड बनाना चाहते हैं लेकिन कोई है नहीं बॉन्ड बनाने को, है ना। तुम्हारे साथ वो तुम्हारी वाली कहानी अलग है ना, वो ये वाली कहानी नहीं है ना। तो खुद से इनको रिलेट मत करो, अपने दिल को सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं है ना, तुम इतने बड़े नहीं हो। कोई कह रहा आरजे सर की तरह, भाई कान पे पड़ेगी ऐसे। हाँ आओ, इधर देखो। तो ये वाटर में क्यों सॉल्युबल कम होते हैं, है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल क्यों होते हैं, इसका रीजन बताओ। हाँ देखो जी, तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो एक नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, नियॉन ले लेते हैं। और नियॉन के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप तो सबसे पहले मुझे ये बता दो। सबसे पहले ये बताओ, नियॉन के जो दो एटम्स हैं इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जल्दी बताइए। हम्म
यस यस यस। अरे बोलो बोलो। या क्या बात है भैया। सर ये नॉन पोलर है सर। और जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं सर उनके बीच डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं सर। इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा? डिस्पर्शन फोर्सेस है ना। डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। दुनिया इनको लंदन फोर्स के नाम से भी जानती है। किस नाम से जानती है? लंदन फोर्स के नाम से भी जानती है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, वेंडरवॉल की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब एक बात और बताओ, वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं सर, वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? जल्दी बताओ। सारी दुनिया जानती है वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है साहब, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यस, कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, है ना, अब देखना, सुनना मेरी बात। अगर इनको अगर इनको पानी में सॉल्युबल होना है, सुनियो सुनियो, अगर वाटर को इनको सॉल्युबल करना है तो देखो होगा क्या। अगर इनको पानी में सॉल्युबल होना है ना, तो इस नोबल गैस और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी, है ना। इनके बीच अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, मानते हो? और वाटर के जो दो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, ये भी टूटेगा। मान लो ये भी टूटेगा, तो फिर ये जो नियॉन है ये किसका हो जाएगा? पानी के साथ चला जाएगा और नियॉन वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, अगर मैं एक नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करूं तो। मानते हो ना इस बात को? अगर पानी इसको डिसॉल्व करना चाहता है तो हमें वाटर के दो मॉलिक्यूल की बीच अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इधर बेईमानी नहीं चलती। जैसे जैसे नया अट्रैक्शन सेट होता है वैसे वैसे पुराना अट्रैक्शन टूट जाता है। जब नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूटता है ना। केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, इधर कोई बेईमानी नहीं चलती। यस, हाँ। अब आप बोलोगे सर ये नया अट्रैक्शन सेटअप हो रहा है, इस वाले अट्रैक्शन को तोड़ना है। अब ये जो नया अट्रैक्शन सेटअप हो रहा है, बताओ इस वाले अट्रैक्शन को क्या नाम दूं मैं? जो इस नोबल गैस और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच ये वाला जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिख रहा है, एक नया इंट्रैक्शन सेटअप हो रहा है, इस नए इंट्रैक्शन को क्या नाम दूं? हाँ, इस नए इंट्रैक्शन को क्या नाम दूं? जल्दी बताओ मुन्ना, इधर। अगर ये चीज तुमने बता दी तो ये ऑर्डर भी तुम्हें समझ में आ गया, फिर तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, बस मेरा काम खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, जल्दी बताओ। यस, क्या बात है सर। सर देखो, जो पानी होता है ना सर, पानी तो डाइपोल होता है सर। पानी प्लस माइनस ये है सर डाइपोल। और सर इसमें कोई डाइपोल है तो नहीं, लेकिन इस डाइपोल की वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। यस दादा, ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये कौन सा होगा मुन्ना? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा। होगा कि नहीं होगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, नया जो अट्रैक्शन बन रहा है वो तो अच्छा, इन दोनों में से वीक कौन है बताओ? ये वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाला है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इन दोनों में से वीक कौन है? आप बोलोगे सर वीक तो ये है, ये वंडरवॉल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वंडरवॉल से ज्यादा होती है। तो सर ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड वीक है। तो क्या वाटर को किसी पागल कुत्ते ने काटा है? वाटर बोलेगा भाई मैं, मेरे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाऊंगा? मैं तो इसके साथ ज्यादा खुश हूं, इसने मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रखा है, इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत ज्यादा है, इसके साथ क्यों जाएगा ये? सही बात नहीं है क्या? कुछ फायदा भी तो दिखना चाहिए, तभी तो इंसान इसके साथ जाएगा। इस अट्रैक्शन को तोड़ना, इसको जोड़ना। अगर ये वीक होता और ये वाला स्ट्रॉन्ग होता, तब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़े आराम से सेटअप हो जाता। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये जो नया इंट्रैक्शन बनेगा ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। वाटर जो होगा उसके अंदर नोबल गैस डिसॉल्व नहीं होंगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत कम डिसॉल्व होंगी। हालांकि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी है। बात समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ क्या? अरे उतना ही समझो जितना मैं समझाना चाहता हूं। हाँ, पता नहीं कौन क्या क्या समझ रहा है अपने हिसाब से। मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना वही समझो। हाँ, बात को कहीं और मत ले जाओ। क्लियर है ना? तो सर हो क्या रहा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सर ये जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है सर, इसमें कम एनर्जी रिलीज हो रही है, कम एनर्जी रिलीज हो रही है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये वाली चीज सर काम की नहीं है सर, इसके बारे में आप बात करना छोड़ दो सर, है ना। इसी वजह से लिखा है नोबल गैसेज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बट स्टिल थोड़ा बहुत सॉल्युबल होती हैं। आपको अगर इनको सॉल्युबल करना है, अगर आपको इनको सॉल्युबल करना भी है, तो ऑर्डर आपके सामने लिखा है। सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
सर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा नोबल गैस का, है ना, सर जैसे जैसे नोबल गैस का साइज बढ़ेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आसानी से डिस्टॉर्ट होगा, उतना ही जल्दी इसमें डाइपोल इंड्यूस होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पर नोबल गैस का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से उसमें पोलराइजेबिलिटी आसान होती है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से डिस्टॉर्ट होता है, आसानी से डाइपोल बन जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जितना ज्यादा वाटर और नोबल गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बताइए क्या ये ऑर्डर क्लियर है? समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, आगे चलेंगे उसके बाद। यस, जल्दी बताइए। समझ में आ गया है तो थम्स अप करना, आगे चलेंगे उसके बाद। जल्दी बताइए। देखिए, हाँ जी बेटा, फटाफट ये काम करो, देखें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत बढ़िया चीज थी, अगर तुमने समझ ली तो मतलब मजा आ जाएगा। अगर तुमने समझ लिया मतलब एकदम जोरदार मजा आ गया भाई। हो गया? डन है? डन है, चलो फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड। ठीक है जी। हाँ बेटा, टेस्ट में पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा, बिल्कुल पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा, पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। अब देखो, एक चीज मुझे और बताओ, देखो इससे पहले मैं एक चीज और तुम्हें बता देता हूं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, है ना। हर बार ये चीज बताता हूं मैं तुम्हें, हर बार ये चीज बताता हूं, है ना। और यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से हैं? वैंडरवॉल फोर्सेस है। कौन से हैं दादा? वैंडरवॉल फोर्सेस है। यस, जैसे मान लो मैं नियोन नियोन के दो मॉलिक्यूल के बीच, है ना, एक वैंडरवॉल फोर्स है, और एक आपका जिनन के दो एटम्स के बीच वैंडरवॉल फोर्स है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि कहां पर वैंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे? सर वैंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? साइज के, मॉलिक्यूलर साइज के। जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल की साइज होगी, वैंडरवॉल फोर्सेस उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। तो यहां पर वैंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा वैंडरवॉल फोर्सेस है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं क्या? अरे बोलो ना यार, क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? यस। तो बस सीधी सी कहानी समझ में आ गई कि जैसे जैसे एटम्स का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे एटम्स का साइज बढ़ेगा, वैंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग होते जाएंगे, और जितने ज्यादा वैंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है ना। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, वोलेटाइल नेचर उतना ही कम होगा। वोलेटाइल मतलब भाप उतनी कम बनेगी ना यार। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसको, अब उसको वेपराइज करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रेडॉन का है, तो उसको वेपराइज करने में सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वोलेटाइल नेचर सबसे कम हो जाएगा। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत कम है, तो बड़े आराम से वेपराइज हो जाएगा ना। ये वोलेटाइल नेचर का ऑर्डर आ गया, जस्ट ऑपोजिट। आसानी से कौन लिक्विफाई होगा? भाई लिक्विफाई करना है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा? जहां एटम का साइज बड़ा होगा, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। भाई गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो अगर लिक्विफाई करना है किसी गैस को, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है, तो जहां पहले से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। रेडॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का ऑर्डर हो जाएगा। आसानी से लिक्विफाई करना उसको आसान होगा जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज्यादा है, ठीक है। बहुत आसान चीज है। लिखता है कि जो हीलियम होता है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस, है ना। अभी तक जो भी नॉन सब्सटेंस है उनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है 4.2 केल्विन। समझ सकते हो कितना कम होता है? कितना कम है भाई, एकदम चिन्नू सा है। 4.2 केल्विन तो कुछ भी नहीं होता, 0 केल्विन तो एब्सोल्यूट जीरो होता है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। डेंसिटी का ऑर्डर जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज ही करता है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर मास ज्यादा बढ़ता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, इस वजह से डेंसिटी इंक्रीज करती है। बोलो, क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, लगभग एब्सोल्यूट जीरो ना। एब्सोल्यूट जीरो तो लगभग कितना हो गया? जीरो। और ये कहां कहां बॉइल हो रहा है? 4.2 केल्विन, है ना, बहुत ही कम। बेटा वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब आसानी से वेपराइज हो जाएगा।
तो जहां जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, वो आसानी से वेपराइज होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो सबसे कम वोलेटाइल है, वेपर लेट बनेगी। यस, ऑल राइट, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई खत्म। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग कर देंगे इस पोर्शन को खत्म, फिर हम लोग कुछ करेंगे पीवाईक्यूज। आइए, आपके सामने 3-4 लाइन लिखी हुई है, फटाफट से पढ़ दो, फटाफट से पढ़ डालो और मुझे बताओ क्या इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं पता, क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आई। बताओ, देखें इस वाली 3-4 लाइन को फटाफट पढ़ डालो, फटाफट पढ़ डालो जल्दी से। हाँ, ये काम फटाफट कर दो, मुझे समझाने की इसमें मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, तुम बता दो। हाँ जी, नहीं तुम ही बता दो, कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें नहीं समझ में आई। यस यस, कोई भी ऐसी चीज हो। लिखता है, लिखता है कि जो नोबल गैसेज होती हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। रीजन लिख दिया, क्योंकि जो नोबल गैसेज होती हैं हैव कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और साथ साथ ना तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहती है ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। तो इसी वजह से ये रिएक्टिव नहीं होती, बिकॉज ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना, अनरिएक्टिव होते हैं। नीचे लिखता है नंबर ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स मेनली विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मैं आपको ये बता ही चुका हूं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके सामने बड़े बड़े एलिमेंट पिघल जाते हैं, और आज जिनॉन भी पिघल गया, है ना। जिनॉन का पिघलने का रीजन क्या है, देखो जब आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, है ना। तो ये जो जिनन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है, तो काफी कम है इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ गई है ना। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है तो इस वजह से इसकी सॉरी हाँ इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ गई है, और इसी वजह से ये जिनॉन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इनमें से सबसे ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। यस, आइए आगे चलते हैं। लिखता है कि जो क्रिप्टन के कंपाउंड्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। एक कंपाउंड होता है क्रिप्टन का KrF2 जिसको डिटेल में स्टडी किया गया है, इसके अलावा और कोई कंपाउंड क्रिप्टन के बारे में, मतलब अगर नोन है भी तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नोन ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा रेडॉन तो रेडियो एक्टिव होता है ना, उसकी कहानी हम लोग अलग देखते हैं, वो नॉर्मल एलिमेंट के साथ नहीं पढ़ा जाता है। कितनी बार पढ़ा दिया यार तुम्हें। हाँ देखो क्या लिखता है, लिखता है रेडॉन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड बट ओनली आइडेंटिफाइड, है ना। रेडॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आइसोलेट नहीं किया गया अभी तक, और आर्गन, नियोन और हीलियम के नो ट्रू कंपाउंड्स आर येट नोन, इनके कोई कंपाउंड्स नोन नहीं है। ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं ना हीलियम, नियोन और आर्गन, है ना, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होती है। काफी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, कोई कंपाउंड्स नहीं बनाते। क्रिप्टन बोलता है मैं एक कंपाउंड बनाऊंगा KrF2 जिसके बारे में कहानी हमें पता है। जिनन काफी सारे कंपाउंड्स बनाता है, अभी हम लोग देख भी लेंगे। और जो आर्गन सबसे लास्ट वाला रेडॉन होता है उसका कोई कंपाउंड आइसोलेट नहीं किया गया है, बट आइडेंटिफाई हुआ है कि रेडॉन जो होता है फ्लोरीन के साथ RnF2 बनाता है ना, ऐसा कुछ है। आइसोलेटेड का मतलब अलग करना, आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। जैसे दूध होता है ना, दूध, दूध में से आपने किसको अलग कर दिया, मलाई अलग कर दी, फैट अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, है ना। तो KrF2 कहीं पे बन जाएगा लेकिन उसको आइसोलेट करना मुश्किल होगा। वो कोई एक मिक्सचर है उसमें KrF2 सॉरी आपका रेडॉन का फ्लोराइड बना हुआ है मान लो, लेकिन उसको अलग करना उस रिएक्शन मिक्सचर से वो अभी तक नहीं हो पाया। आइडेंटिफाई कर लिया कि RnF2 बना है, लेकिन उसको अलग एज ए कंपाउंड दिखाना कि ये देखो ये रहा RnF2, ये अलग से बना है, ये नहीं हो पाया, ठीक है, डन। अब देखो इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं, जिनॉन के कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हालांकि ये वाली सारी चीजें भी कहीं पर सिलेबस में मेंशन नहीं थी, है ना, ये वाली चीजें भी मेंशन नहीं थी कि भाई जिनॉन के फ्लोराइड्स पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछे जा सकते, लेकिन फिर भी मैं ये टॉपिक लेके आ गया हूं क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट अपने आप में ही इतना ही छोटा है, चाहे वो मेंस हो एडवांस हो, बस यही वाले क्वेश्चन है जो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। देखो जिनॉन के जो जिनॉन और फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं,
जिनॉन फ्लोराइड बनेगा XCF2, XCF4 बन सकता है, XCF6 बन सकता है। ठीक है, XeF8 नहीं बनेगा, है ना। कोई बोलेगा साहब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी बन जाना चाहिए ना, नहीं बनेगा बेटा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फिर फ्लोरीन, बहुत ज्यादा फ्लोरीन, 8 फ्लोरीन फिर आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, है ना। तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से XeF8 नहीं बनता, XeF2, XeF4 और XeF6 बन जाता है। ठीक है, अब इनके बनने की देखो कंडीशन देखो आप लोग। अगर आपको XeF2 बनाना है तो देखो टेम्परेचर कितना जबरदस्त ले रखा है, 673 केल्विन, और साथ में ये जो रेशियो होना चाहिए, मोलर रेशियो जिनोन का एक्सिस में होना चाहिए। जिनोन इन एक्सिस, जिनोन आपने एक्सिस में ले रखा है, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इस टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो XeF2 बन जाएगा। लेकिन अगर आपको XeF4 बनाना है तो सुनो, प्रेशर 7 बार होना चाहिए भाई, कितना जबरदस्त प्रेशर है। और टेम्परेचर देख लो 870 केल्विन और 73 और ज्यादा। मतलब कंपाउंड बन तो रहे लेकिन आसानी से नहीं बन रहे, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बन रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन इसका जो मोलर रेशियो होना चाहिए जिनोन और फ्लोरीन का 1:5 के रेशियो में आपको लेना पड़ेगा। रेशियो याद होना चाहिए, है ना। इस रेशियो पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं पर अगर आपको XeF6 बनाना है तो टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर ने तो मजा ही ले लिया आज, 60 to 70 बार, इतना जबरदस्त प्रेशर, है ना, तब जाके बनेगा। और मोलर रेशियो आपके सामने लिखा है, जिनॉन और फ्लोरीन का मोलर रेशियो 1:20 होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा। तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जिसमें जिनॉन के फ्लोराइड्स का फॉर्मेशन होता है। डन, मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ, तुम ना, होता है वो बिना पेंदा का क्या होता है, लोटा, कभी इधर लुढ़क जाता है कभी इधर लुढ़क जाता है, वैसे हो रहे हो तुम। अब मैं जब लिखने का टाइम देता हूं तो तुम कहते हो सर लिखने का टाइम मत दो सर, हम देख लेंगे अपने हिसाब से, है ना। सर मत दो सर, जल्दी जल्दी करवा दो। और जब मैं थोड़ा थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूं, सर लिखने का टाइम तो दो, आप तो भगाए जा रहे हो, हम नोट्स कब बनाएंगे। अरे भाई एक बात तो कह लो यार, अपनी किसी बात पे तो टिके रहो, हैं। मतलब कुछ भी। हाँ, XeF8 नहीं बनता महाराज, इसलिए नहीं बनता क्योंकि 8 फ्लोरीन के एटम उसको झेल नहीं पाएगा बेचारा एक ज़ेनॉन, है ना। भले ही फ्लोरीन छोटा है, कितना भी छोटा है, लेकिन 8 फ्लोरीन चारों तरफ अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, है ना। ये बेटा ये रेशियो मोलर रेशियो है ना, ये रेशियो किसका है, ये मोलर रेशियो है ना बेटा। ये रेशियो किसका है, मोलर रेशियो। 1 मोल जिनोन का 20 मोल फ्लोरीन के, ना। XeF6 बनेगा तब जाके। क्लियर? हाँ, बताओ दोगलापन, कितना दोगलापन है भैया, कितने दोगले इंसान हो बताओ। अब तुम एक बात बताओ, देखो यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए ना काफी, XeF2 की ज्योमेट्री पे, XeF4 की ज्योमेट्री पे और XeF6 की ज्योमेट्री पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना, इन पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि ये सारे टॉपिक्स में केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर चुका हूं पहले ही। ठीक है, पहले ही मैंने काफी कर लिए थे कवर। जिनॉन के वैलेंस शेल, जल्दी से बताओ इसका शेप क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी बताओ, है ना। देखो जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 2 इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। अरे बोलो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गया। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा, है ना। और sp3d में जो लोन पेयर होते हैं वो हमेशा कहां आते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे आते हैं। इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं, इसका मतलब सर इसका जो शेप होगा कैसा होगा, सर ये लीनियर होगा सर। यस सर, ये कैसा होगा, शेप कैसा होगा दादा, लीनियर होगा, है ना। ये देखो मुन्ना, लीनियर हो गया। अरे कुछ समझ भी आ रहा है? यस। और अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करोगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। इसके पास आ जाओ, ये सारा सब कुछ हम लोग कर चुके हैं बेटा। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, सर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गया, और सर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया, सर इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। यस, इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। बताइए जरा। तो सर अगर 2 लोन पेयर है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे डाल दो सर, ताकि रिपल्शन कम रहे। पढ़ा है ना हम लोगों ने। सर ये रहा रिपल्शन कम, 180 डिग्री पे डाल दिया। ये क्या है सर, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। सर ये कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और XeF6 के बारे में तुम्हें अलग कहानी बता रखी है मैंने, है ना, बताया था ना। सर इसके पास 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बे, 4 नहीं 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 7। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। बोलो। और
ये कैसा होता था, जल्दी बताओ ना। XCF6 की शेप कैसी होती थी, देखते हैं कितने लोगों को याद है भाई, कैसा होता था, इसका शेप कैसा होता था, जल्दी बताओ, इसका शेप कैसा होता था। सर ये होता था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, याद आया, अरे कुछ याद आया कि नहीं आया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इन पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, शेप पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, ज्योमेट्री पे ये क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पहले ही कर चुके हैं, यस कर चुके हैं, पहले ही हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, आ जाओ देखें, डन। और देखो XCF6 बनाने का एक और तरीका भी है क्या, कि जो XCF4 है उसकी रिएक्शन O2F2 के साथ करवा दो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था O2F2 जो होता है सर वो स्टेबल नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, बड़े आराम से फ्लोरीन दे देगा XCF4 को और बन जाएगा XCF6, है ना। इस तरह से भी आप लोग XCF6 बना सकते हो। ये जो फ्लोराइड्स होते हैं XCF2, XCF4, XCF6 कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, बहुत अच्छी बात है। सबलाइम हो जाते हैं रेडिली ना, सबलाइम होने का मतलब ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, लास्ट क्लास में पढ़ लिया है फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूं। XCF2 का अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो क्या बनेगा, जिनॉन बनेगा, HF बनेगा और O2 बनेगा। फिर कह देता हूं, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही कह देता हूं। XCF2 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा सर, जिनॉन बनेगा, HF बनेगा, O2 बनेगा। वापस बोलो मेरे साथ, XCF2 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा सर, जिनॉन बनेगा, HF बनेगा और O2 बनेगा। बात समझ में आ गई क्या, यस। सर आपने XCF4 और XCF6 का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं करवाया, उसका हाइड्रोलिसिस भी करवाएंगे, अभी आएगा, ठीक है ना। अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिखिएगा, तब मैं जाके आगे चलूंगा ना, अब तो तुम्हारे कहने से आगे चलूंगा। अरे बेटा फ्लोरोनेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो फ्लोरीन दे दे, है ना, जिसका काम क्या है, फ्लोरीन देना है, जिसका काम क्या है, फ्लोरीन देना है। तो इसी वजह से इनको फ्लोरोनेटिंग एजेंट बोला गया है। डन हो गया, डन लिख देना, अगर नोट कर लो तो तब जाके आगे चलेंगे हम लोग। यस यस यस, डन। आगे चलो फिर। इधर देखो, इधर सुनना मेरी बात। XCF2 है और XCF4 है, XCF2 ने रिएक्ट किया PF5 के साथ। देखो फॉस्फोरस होता है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली रहता है। तो हुआ क्या, XCF2 फ्लोरोनेटिंग एजेंट है, इसने एक फ्लोरीन दिया PF5 को, क्या बन गया, PF6 माइनस बन गया, और यहां से F माइनस चला गया तो पीछे बन गया XCF प्लस। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन ये वाली है, इसको देखो SbF5, सर इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सर ये F ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, F को ले सकता है, F माइनस ले सकता है। F माइनस मतलब फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, लिखा है फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। ये भी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, ये भी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो इन दोनों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इन दोनों ने फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट किया। वो फ्लोराइड आयन आया कहां से, यहां से, यहां से। अगर यहां से फ्लोराइड आयन यहां चला गया, यहां 5 फ्लोरीन थे, 6 फ्लोरीन हो जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा। यहां 4 फ्लोरीन थे, 1 फ्लोरीन कम हो जाएगा, XCF3 बन जाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई, ये है केटाइनिक स्पीसीज, देखो लिखा है ना, टू फॉर्म केटाइनिक स्पीसीज, ये रहा ना, केटाइन बन गया, केटाइन बन गया, दीज टू आर केटाइनिक स्पीसीज। लेकिन ऐसा भी होगा जैसे लिखा है ये वाला सब्सटेंस MF। MF क्या होता है, जैसे मान लो M प्लस F माइनस, ये क्या करता है, ये फ्लोराइड आयन डोनर है। ये क्या है दादा, ये फ्लोराइड आयन को डोनेट कर रहा है। जैसे मान लो NaF होता है, NaF कैसे टूटता है बेटा, NaF टूटेगा दादा Na प्लस प्लस F माइनस में,
तो इसने क्या किया, F माइनस आयन दिया, और वो जो दिया वो कहां गया, XeF6 के साथ चला गया, तो F माइनस उड़ के यहां आ गया, क्या बन गया, XeF7 बन जाएगा, 6 पहले से था 7 बन गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और M पे चार्ज पॉजिटिव रह जाएगा। इसको नाम दिया गया है फ्लोरो एनायन, फ्लोरो एनायन, फ्लोरो एनायन। मेरी बात तुम समझ में आ रही है क्या तुम्हें, है भाई? अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर किसी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करे तब तो बनता है कैटायनिक स्पीसीज, अगर किसी फ्लोराइड आयन डोनर के साथ रिएक्ट करे तो बनता है फ्लोरो एनायन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इस वाले रिएक्शन पे एक बार जी ने क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है, बिना किसी झंझट के। ये दोनों F माइनस ले रहे हैं, ये वाला F माइनस दे रहा है, जब ये F माइनस लेंगे यहां से F माइनस कम हो जाएगा तो कैटायनिक स्पीसी बन जाएगी, जब ये F माइनस दे रहा है यहां F माइनस ज्यादा हो जाएगा तो फ्लोरो एनायन बन जाएगा। सिंपल कहानी है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। तो बेटा ये था जिनोन के फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं जिनोन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स, जिनोन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स, ठीक है। हाँ, कह रहा इतनी रिएक्शन क्यों? अबे साला 2-3 रिएक्शन तो आई है पूरे सेशन में ही, पूरे चैप्टर में 2-4 रिएक्शन आई है, बोल रहा है इतनी सारी रिएक्शन क्यों है, मतलब गोलीबाज हो। देखो हम लोगों ने XeF2 का हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या क्या बना था, Xe बना था, HF बना था, O2 बना था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं XeF4 और XeF6 का हाइड्रोलिसिस। आपके सामने दोनों के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन लिखी है, देखो। XeF4 का हाइड्रोलिसिस करवाओगे क्या बनेगा, Xe तो बनेगा ही, HF भी बनेगा, O2 भी बनेगा, लेकिन साथ में एक एडिशनल चीज और बनेगी जिसका नाम है XeO3, जिनोन का ऑक्साइड, XeO3, जिनोन का ट्राइऑक्साइड। बेटा ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद एक और स्लाइड है, फिर उसके बाद खत्म, है ना? तो सुन लो अच्छे से, वापस सुन लो। XeF4 का जब हाइड्रोलिसिस होगा, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये क्या है बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है ना? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, रिएक्शन को बैलेंस कर रखा है, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो XeF4 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से Xe भी बनेगा, HF भी बनेगा, O2 भी बनेगा, लेकिन एक चीज और एडिशनल बनेगी, वो है XeO3। और वहीं पर अगर मान लो मैंने XeF6 का हाइड्रोलिसिस करवाया तो HF बनेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साथ में क्या बनेगा, XeO3 बनेगा। तो ये दोनों ही केसेस में क्या बन गया, जिनोन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बन गया। यस। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से ही आता है कि जब FC का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल की जरूरत थी, 3 मॉलिक्यूल की। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ ले कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या बनेगा? और ये जो नीचे वाली 2 रिएक्शन दे रखी हैं, ये नीचे वाली दोनों रिएक्शन पार्शियल हाइड्रोलिसिस की है। सर कैसे पता लगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस है? अरे भाई देख कैसे पता लगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर के 3 मॉलिक्यूल चाहिए, यहां पार्शियल हाइड्रोलिसिस में वाटर का 1 मॉलिक्यूल दिया है, यहां पर 2 मॉलिक्यूल दिए, मतलब कंप्लीट के लिए 3 चाहिए थे, 1 और 2 दिया, इसका मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। यस, बात समझ में आई? तो ये दोनों कंप्लीट है, ये दोनों पार्शियल है, और पार्शियल में अगर 1 वाटर का मॉलिक्यूल है तो XeO4 बनेगा, और अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल है तो XeO2F2 बनेगा। साथ दोनों ही केसेस में HF बनेगा। इस पे भी जेई ने क्वेश्चन पूछा गया है ना? इस रिएक्शन पे भी जेई ने क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं जब करवाऊंगा Xe, अरे बेटा F ही नहीं है बेटा, F6 है ये, हाँ F ही नहीं है, F6 है, ठीक है। F ही नहीं लिखा हुआ भाई, वो गलती से लिखा गया है। हाँ ये रिएक्शन याद करनी है बेटा, याद करनी है रिएक्शंस, है ना? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से XeO3 प्लस HF बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अगर वाटर का 1 मॉलिक्यूल है तो XeO4 बनेगा, वाटर के 2 मॉलिक्यूल है तो XeO2F2 बनेगा, सिंपल। यस। तो अब आपका जो होमवर्क है ना, मैं बता देता हूं, होमवर्क जो है वो ये है, XeO3, XeO2F2 और XeOF4, ये सारे मैंने करवा रखे हैं। इनमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन बतानी है, और ज्योमेट्री और शेप बताना है। यह आपका यहां से होमवर्क हो जाएगा, ठीक है? कर लोगे? अरे कर लोगे ना? अरे आसानी तो है यार, जिन्होंने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6 काम में आगे, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप हो जाएगा। यस, कर लोगे ना? पक्का हो जाएगा? डन 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 डन। चलो बहुत अच्छी बात है। और ये वाली है लास्ट स्लाइड, ये वाली है लास्ट स्लाइड। क्या लिखा है कि जो XeO3 होता है वो एक कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है ना, एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है XeO3, और जो XeO4 होता है वो कलरलेस वोलेटाइल होता है।
यस, बस इतनी सी कहानी थी, नोट कर लिया हो, डन लिख देना। हो गया है ग्रुप 18 खत्म। हाँ, हो गया है ग्रुप 18 खत्म। तो कोई ज्यादा रिएक्शंस नहीं थी। देखो देखो, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस है उसमें सिर्फ मेंशन कर रखा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो सब्सटेंसेज है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं आते, है ना। वैसे अगर मैं देखूं तो ये आते हैं कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन उसमें, और कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टिल हम लोगों ने देख लिया, बिकॉज सिर्फ इतना ही पोर्शन है ग्रुप 18 एलिमेंट में जो हमें पढ़ना है ना। मेंस हो एडवांस हो, सिर्फ यही चीज हमें पढ़नी थी, इसीलिए मैंने कहा कि यार अलग अलग कौन ही करवाएगा, एक ही साथ ग्रुप 18 एलिमेंट को निपटा देते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको करवा दिया है, ठीक है। तो बधाई हो आप सब लोगों को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सब लोग बधाई के पात्र हैं कि हम लोगों ने ग्रुप 18 एलिमेंट बड़े ही आराम से, पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 18 ही नहीं पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म कर लिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और चैप्टर निपट गया, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यस। आप सब लोगों को अब आ जाइए जेई के क्वेश्चंस पे, आ जाओ जरा। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ना, पीवाईक्यूज कर रहे हैं हम। हाँ, पीवाईक्यूज कर रहे हैं। देखो आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखे गए, SbCl5 इज मोर कोवलेंट देन SbCl3, और इसका स्टेटमेंट सेकंड है द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस आल्सो टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। हाँ जी, जल्दी बताइए। आपके सामने दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपके सामने दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं। फटाफट से मैं इसका पोल दे देता हूं, बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के। आपकी स्क्रीन पर ये जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल वही है ना, बिल्कुल वही है जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम्म, चलिए चलिए, पोल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बता दो। यस यस, अरे पोल कहां गया भाई, अरे पोल दिया, अच्छा। पोल हो गया खत्म, चलो फिर रिजल्ट देख लेते हैं। पोल खत्म हो गया तो रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है, रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 77% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हर्षित, पंडित, श्रीधर, फिर उसके बाद सत्यम, कुलदीप और खुशी चौधरी, सब लोग बधाई के पात्र हैं। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने लिखा था SbCl5 में Sb का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ +3 है, और फजान रूल ये कहता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा, है उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, है ना। तो दैट इज मोर कोवेलेंट देन SbCl3, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड वाला पोर्शन कहता है कि जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं हेलोजन के, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था आयोडाइड जो होता है, आयोडीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर क्लोराइड और फिर उसके बाद ब्रोमाइड, है ना। हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट भी जितनी ज्यादा होगी ऑक्साइड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है ना। लास्ट क्लास का ही पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, वहीं से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो जरा। ये जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, 26 जून 2022 में पूछा गया था। ये एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, लेकिन एक ग्रुप 15 एलिमेंट में भी पूछा जा सकता है। क्या लिखता है, द ऑक्साइड विच कंटेन्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम। कहां पर आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेगा नाइट्रोजन एटम पे। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर दे दिया, फटाफट से देखें, फिर उसके बाद हम लोग इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। ये तो मैंने बहुत बार करवा दिया, मतलब इसके बारे में तो क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, क्या ही बताऊं इसके बारे में, बहुत बार करवा दिया मैंने तुम्हें, है ना, बहुत बार बहुत बार। हाँ जी, बताओ बताओ जल्दी से, पोल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से जवाब दे दो। चलिए फिर, हाँ अब कुछ लोग बोलेंगे सर पोल मत दिया करो, है ना, पोल मत दो।
लो जी, लो जी, लो, पोल आपकी स्क्रीन पर और रिजल्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। वेरी गुड, 84% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। हर्षित, सुदीप, पंडित, श्रीधर, दिव्यानंद और फिर उसके बाद प्रसून। अरे यार, ये तो करवाया हुआ है ना। NO2 जो होता है, NO2 जो होता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 1 5। ये रहा ऑड इलेक्ट्रॉन, है ना। ये रहा ऑड इलेक्ट्रॉन किसके पास, NO2। लिमिटेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल वहां पर भी आया था। और आपको स्ट्रक्चर बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्ट्रक्चर्स आपको पहले ही बता रखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 28 जून पहली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट आपके सामने है, वापस से पढ़िए स्टेटमेंट्स को। देखकर भी 100% हाँ नहीं आएगा, मैं कह तो रहा हूं 100% नहीं आएगा भाई। उतना खुशकिस्मत ना तो मैं हूं ना ही तुम हो, है ना। जिस दिन आ गया सेल्फी लूंगा मैं अपने, हो ना, उस 100% रिजल्ट के साथ, और उसका पूरा बखान करूंगा मैं जिस दिन आ गया उस दिन। देखो क्या कह रहा है, लिखता है द पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 इज लेस एसिडिक देन ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ द सेम एलिमेंट। अच्छा, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चलिए पोल आपकी स्क्रीन पर दे देते हैं बिना किसी देरी के। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। पोल मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर दे दिया है, 30 सेकंड का पोल दिया ताकि आप लोग दोनों स्टेटमेंट बड़े आराम से पढ़ पाओ। हाँ जी दादा, पोल आपकी स्क्रीन पर है, ईमानदारी से देखें और फिर उसके बाद उसको जवाब दें। चलो जी, देख लेते हैं फिर पोल का रिजल्ट। और रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा 34%। कौन है भाई? अरे कहां से आते हो भैया? 35%, 13%, 17%, हे ऊपर वाले, क्या होगा इनका? श्रीधर, हर्ष, ऋतिक रोशन, ओ सब लोग हैं यहाँ पर। ऋतिक रोशन भी है, हाइपरबोला भी है, केशव भारती। अरे मेरे भाइयों, क्या करें यार तुम्हारा है? क्या करें बताओ, मतलब तुम टीचर क्या कर ले, अब सर फोड़ ले अपना, है? अरे यार देख मुन्ना, मैंने तुझे एक चीज बताई थी, डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। एक बात बता, डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, बताया था ना तुझे कितनी बार। अगर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है ना, तो एक बहुत बड़ी बात बताऊं तुझे, बहुत बड़ी बात, हालांकि तुझे पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ ऐसे ही होता है। अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। यही तो लिखा है मेरे भाई सेकंड स्टेटमेंट में, कि जो एलिमेंट्स का, ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ये भाई ये ले देखिए, ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज ही तो कर रहा है, डिक्रीज ही तो कर रहा है। हद है। तो सेकंड वाली चीज तो गलत होने का चांस ही नहीं, मतलब जिसने वो लिखता है कि भाई दोनों ही फॉल्स है, हो ही नहीं सकता, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। ये वाला स्टेटमेंट में फॉल्स होना ही नहीं चाहिए था। ए और डी में तो मुझे फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट कैसे गलत कर दिया तुमने, पता नहीं, मतलब तो समझ नहीं आया। हाँ, सेल्फी ले लूं? क्या ही ले लूं सेल्फी? कहीं पे अगर लगा भी दी तो लोग बोलेंगे पता नहीं कैसा मास्टर है ना। बच्चे तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, नंबर तो आ ही नहीं रहे उनके, है ना। 33% लोगों ने सही जवाब दिया, बताओ। हाँ, और ये आपको बताया भी था, E2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां पर +3 है। बताया था आप लोगों को कि अगर ऑक्साइड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। बताओ अब क्या करें यार तुम्हारा, है? आओ देखें अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मुन्ना 2021 का, जेई मेंस 2021 1 सितंबर को पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, द ऑक्साइड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, हाँ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है। द ऑक्साइड विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, एक ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता? पोल मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दे दिया है। यस, हाँ कंफ्यूज हो गए थे, मैं मारूंगा कान पे एक। ये वाला क्वेश्चन है कोई कंफ्यूज होने वाला है?
ये कोई क्वेश्चन है कंफ्यूज होने वाला? बताओ, आ जाओ। कौन से ऑक्साइड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता? यस, ये सारी स्ट्रक्चर्स तुम्हें कॉपी में बनवा रखी है मैंने, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स कॉपी में बनी हुई है। किसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता? आ जाओ जी, रिजल्ट देख लेते हैं। 72% बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। केशव है, सुदीप है, श्रीधर है, हर्ष है और ऋतिक रोशन है। भाई देखो स्ट्रक्चर बनवा रखी है यार तुम्हें, बार बार अब क्या ही बनवाएं। N2O5 की शक्ल दिखने में ऐसी होती है ना? ये तुम्हें बनवा रखा था। N2O5 में दो नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। N2O5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना? और ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन है, 9 ऑफ जनवरी 2019। लिखता है गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2। कहता तो H3PO2 होता है ना, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, मतलब H3PO2 सबसे अच्छा होता है, फिर उसके बाद H3PO3 होता है, फिर उसके बाद H3PO4 होता है ना। तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्यों होता है रिड्यूसिंग एजेंट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 POH बॉन्ड्स, 1 PH बॉन्ड, 2 PH बॉन्ड, 1 POH बॉन्ड। हाँ, कौन सबसे आसानी से, कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने के पीछे कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? मैं आपकी स्क्रीन पर इसका पोल दे ही देता हूं। पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हाँ बताओ, देखिए जल्दी। हाँ जी दादा, पोल होने जा रहा है खत्म, फटाफट बता दो। इसमें भी कई लोग निपटेंगे, मैं बता रहा हूं। कई निपटेंगे भाई, बिछ जाएंगे ऐसे, सो जाएंगे, लेट जाएंगे ऐसे, देखना तुम। अभी इस पोल का रिजल्ट आने दो, फिर मैं बताता हूं तुम्हें। ये लो जी, पोल हो लिया खत्म, रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखो, मैं कह रहा था ना तुम्हें, मैं कह रहा था लेट जाओगे तुम, लेट बिछ जाओगे। देखो ये 61% लोग हैं जिन्होंने ये जवाब दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये 16% लोग हैं जो सही है। और ये ए और बी वालों का तो कहना ही क्या है, मतलब ये तो इस दुनिया से कुछ अलग है, मतलब है ना, कहीं और से आए हैं ये। अबे पाकिस्तान से तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग? कोई ऐसा भी है क्या? बताओ, हद है मतलब। बेटा जी एक बात बताइए, H3PO2 की सबसे पहली चीज तो बेसिसिटी कितनी होती है? सर बेसिसिटी होती है 1। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही OH बॉन्ड होगा। मानते हो इस बात को? सुनो, ये है P, इसमें एक OH बॉन्ड आ गया, ठीक है सर। पीछे कितना बचा? एक ऑक्सीजन बचा, ये रो डबल बॉन्ड हो। सर दो हाइड्रोजन बचे, ये रहा ये रहा। क्या इसमें दो पीओएच बॉन्ड है? क्या इसमें दो पीएच बॉन्ड है? हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या इसमें एक ही पीएच बॉन्ड है? ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। हाँ, ये दो पॉइंट बिल्कुल सही है। तो अगर कोई सी और डी लिखता तब तो मुझे फिर भी समझ में आता, सी और डी में तो फिर भी समझ में आता कि हाँ मतलब ये हो सकता है? लेकिन साला ए और बी तो बिल्कुल गलत है भाई, ये कैसे हो गया? अब देखो रिड्यूसिंग नेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? अच्छा रिड्यूसिंग वो एजेंट होता है जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी हो, जिसकी, जो हाइड्रोजन दे सके, और वो हाइड्रोजन दूसरे का जाके उसका रिडक्शन कर देगा। तो यहां पर दो पीएच बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दो हाइड्रोजन के एटम्स रिलीज होंगे, और ये जो हाइड्रोजन है ये दूसरे को जाके रिड्यूस करेगा। बेटा इस पीओएच की वजह से, इस ओएच बॉन्ड की वजह से एसिडिक नेचर आती है। ये ओएच बॉन्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दो पीएच बॉन्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिड्यूसिंग नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरे मुन्ना, हाइड्राइड का रिड्यूसिंग नेचर मैंने तुम्हें पढ़ाया था यार, उसमें सेम लॉजिक दिया था, है ना? और यही मैंने सोचा कि मतलब क्या पता तुम वहां से रिलेट कर लोगे, हैं? मैंने सोचा वहां से तुम रिलेट कर लोगे, लेकिन मेरा सोचना बिल्कुल गलत था, नहीं कर पाए तुम लोग रिलेट। आओ देखें फिर अगला क्वेश्चन करो। फिर से एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 2023 जेई मेंस का।
इसको निपटा दो। देखे हाँ क्या कह रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बतानी है तुम्हें EH बॉन्ड की H2E हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, अपनी कॉपी का क्वेश्चन है। कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलुरियम। सीधा सीधा आपके सामने दिया हुआ है, बिना किसी देरी के पोल दे देता हूं और पोल का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर में होगा। फटाफट बताओ इसको, ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, है ना, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। इतना ढंग से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना, मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, इतना जबरदस्त। OH बॉन्ड है तो बेसिक नेचर होना चाहिए। वाह, मैं कान पे पड़ेगी ना इतने जोर से, सीटियां बजेगी 2 दिन कान में, टी टी आवाज आएगी। OH बॉन्ड से बेसिक नेचर कैसे हो गया बे? OH बॉन्ड टूटेगा तो H+ रिलीज होगा, और जो H+ रिलीज करता है वो एसिडिक होता है कि नहीं होता है? हैं? बताओ क्या बोले अब? फिर कहते हो मास्टर पढ़ाता नहीं अच्छा। क्या करेगा बेचारा मास्टर, जान ले लोगे उसकी? बताओ, हो गया क्या पोल खत्म? ठीक है जी, लो रिजल्ट देख लेते हैं। 64%, देखो देखो, ये 20% देखो इनको। सुदीप, खुशी, इहिक अहिक अहिक पता नहीं, अरुण्या, अरुणवा रॉय, बेटा जी नाम में अगर बोलने में गलती कर रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। हर्षित, अरे यार दादा एक बात बता, H2O H2S एक कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है यार। H2SC H2TE, जैसे जैसे एलिमेंट का साइज बढ़ेगा बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, एटम का साइज बड़ा होगा, बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्या बताऊं अब इसमें, कितनी बार बताऊं, मतलब तुम मुझे ये बताओ कितनी बार बताऊं? अगला क्वेश्चन कर लो, ये देखो, ये भी तुम्हारी कॉपी का क्वेश्चन है और मेरी गारंटी है तुम लोग इसको भी गलत करोगे। 26 जून 2022 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया गया। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है तुमसे, मुझे पता है तुम लोग गलत करोगे, फिर भी मैं दे रहा हूं इसका पोल, दिल पे हाथ रख के। लो आ गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीधा सीधा कॉपी का क्वेश्चन है। हाँ सीधा सीधा कॉपी का क्वेश्चन है, पोल तुम्हारे सामने है। चलिए बोलो बोलो बोलो। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, आराम से क्वेश्चन देखो, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, जल्दी का काम शैतान का। थोड़ा लेट करो लेकिन अच्छे से करो, है ना, पता चले जल्दबाजी के चक्कर में तुम क्वेश्चन ही गलत कर दो, वो सबसे गलत हो जाएगा। 95% नहीं आ सकता भाई, कई लोग तो नींद में याद है। हाँ यहाँ लिखा मेल्टिंग पॉइंट है, उनको दिखेगा डेंसिटी का ऑर्डर, है ना, हाँ। तो 95+ तो नहीं आ सकता किसी भी हालत में। देख ये देख 60 से अंडर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना, बधाई हो बहुत बहुत। अरुणवा रॉय, पंडित श्रीधर आचार्य, प्रसून, विनय कुमार शाह, सौमिक रॉय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अरे मेरे भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस चैप्टर को पढ़ लो भाई, तुम्हारा टेस्ट आ रहा है 3 तारीख को, है, क्यों मेरी इज्जत तुम दाव पे लगवाने पे तुले हुए हो, हैं? अरे H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मुन्ना, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं सर, वैंडरवॉल फोर्सेस वीक होते हैं सर हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में, इस वजह से H2O का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता था। वैंडरवॉल फोर्सेस डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करते हैं, साइज बढ़ती है, तो इसी वजह से इनमें वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। आप कितनी बार बताऊं, बताओ कितनी ही बार करवाएं एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 2021 जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ये है अल्फा सल्फर, ये है बीटा सल्फर, और ये है S2 फॉर्म। हाँ बताओ, यस आपकी स्क्रीन पर है। अमंग द फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, द नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स विच विल शो पैरामैग्नेटिज्म, इनमें से कौन सी फॉर्म है जो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगी? पोल मैं दे देता हूं तुम्हारी स्क्रीन पर, इंटीजर टाइप पोल है, पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है। हाँ अब तुम समझ लो कितना कंपटीशन है। जो बच्चा ढंग से रिवाइज करता है ना उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, मैंने तुम्हें प्रूफ दे दिया है, मैंने प्रूफ दे दिया ना तुम्हें, इससे ही पता लग जाता है कि कितना कंपटीशन है। ढंग से पढ़ने वाले के लिए कोई कंपटीशन नहीं है भाई, देखो सीधी सी बात तो ये है। हम्म
कोई कह रहा 3 ऑप्शन, ये देखो इसने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, अभी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। अरे ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है भाई, 3 ऑप्शन हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। हद है, मतलब इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। आ गया है, इस क्वेश्चन का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर दे देते हैं। लो जी, रिजल्ट आपके सामने, ये देखो, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, 47.64%, मजा ही आ गया, मतलब जबरदस्त। अरुणवा, अमन, क्रिश, जयेश और सौमिक रॉय, वेरी गुड। अरे मेरे भाइयों, वैसे तो सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था अगर आपने बहुत हाई टेम्परेचर दिया तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड दिस S2 फॉर्म इज पैरामैग्नेटिक। सेम लिखवाया था, जैसे O2 पैरामैग्नेटिक होता है वैसे ही S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है ना। तो S2 फॉर्म इज पैरामैग्नेटिक, एक ही फॉर्म ऐसी है जो पैरामैग्नेटिक है, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं 2023 जेई मेंस का। आ जाओ, 2023 जेई मेंस का कहता है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट, किसके लिए है बताओ। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट किसके लिए है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम्हारी स्क्रीन पर है पोल, पोल। हाँ लिखवाया था ना ये, अरे भाई लिखवाया था ना कि O2 की तरह ये भी S2 भी पैरामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिक होता है। चलो एक आधा क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास खत्म करेंगे। हाँ अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे एनसीईआरटी से, सीधे सीधे आपके नोट से, कहीं इधर उधर नहीं भागना यार, हर चीज का एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने है। मैं सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूं कि बस पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, रिविजन कर लो बस, और नहीं चाहिए यार कुछ भी। हाँ बताओ, अब ये भी तुम गलत करोगे, ये मैंने क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में भी करवाया था, यहां पर भी करवाया है, फिर भी गलत करोगे मुझे पता है। आओ देखते हैं रिजल्ट इस पोल का। 67% बच्चों ने सही जवाब दिया है, सजल, पंडित श्रीधर, सुदीप, विनय और अरुणवा रॉय, वेरी गुड। देखो ऑर्डर में आपको लिखवा रखा था, Cl2 सबसे ज्यादा होता है, फिर Br2, फिर F2, फिर I2, है ना। Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होता था, F2 का कम इसलिए होता था बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वहां पर काम में आता था, लगता था। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं करवा रहा हूं, बाकी जो PYQs है मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, वो आप लोग खुद से कर लेना, है ना। ये 2022 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में आया था। आपको लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 मैच करनी है, क्लोरीन का ऑक्साइड, Na2O, Al2O3, N2, ठीक है ना। कौन किसके साथ कैसे मैच होगा ये आप लोग देखें, और तब तक मैं आपको पोल दे देता हूं, आपकी स्क्रीन पर है ना। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है बस। चलो जी, पोल मैंने दे दिया आपकी स्क्रीन पर, आज का अंतिम सवाल है। हाँ रिवीजन की कमी है तो इस रिवीजन की कमी को पूरा कीजिए जनाब, है ना, इस कमी को पूरा कीजिए आप। कमी कुछ भी नहीं रहनी चाहिए, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी पढ़ाने में, तो तुम्हारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए पढ़ने में, ठीक है ना। आ जाओ। पोल होने जा रहा है खत्म, पोल हो लिया खत्म। चलो पोल का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दे देते हैं। लो जी रिजल्ट आपके सामने है। शिट, ये क्या हुआ, मैंने पोल गलत दे दिया कि चक्कर क्या है। डी में 6.7%, ओ हो, ये तो पोल गलत दे दिया इसका मतलब, गलत आ गया, गलत हो गया भाई, गलत हो गया ये तो। चलो कोई नहीं, तुम भी तो गलत कर रहे थे कितनी देर से। आओ देखो, Cl2O7 बेटा कैसा होता है सर, एसिडिक होता है। Na2O सोडियम का ऑक्साइड है, कैसा होता है सर, बेसिक होता है। Al2O3 सर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो फिर N2O कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। मैच कर लेना कहां पर मैच हो रहा है ना। ये साला तुम्हारी संगत का असर है भाई, ये तुम्हारा इफेक्ट मेरे ऊपर आने लगा है ना, ये जहर तुम्हारा मेरे ऊपर चढ़ने लगा है? हाँ बी होगा। अब ये कहां मैच हो रहा है देखो, ए वाला फोर्थ के साथ, ओ भाई ये तो गलत दे दिया यार, ए वाला फोर्थ के साथ मतलब ये और ये तो नहीं हो सकता, ठीक है जी। फिर उसके बाद बी वाला बी के साथ, लो बी वाला बी के साथ मतलब ये भी गलत हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट था, है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये खुद से कीजिएगा,
ये आपका होमवर्क हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यूज है जो होमवर्क है, ये वाला भी कर लेना खुद से, है ना। आप लोग बोल रहे थे ना सर पता नहीं लग रहा है कि कहाँ से करना है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, पीवाईक्यूज ही हैं, उनको आप लोग करें ईमानदारी से, ठीक है। लीडर बोर्ड में आपको दिखा देता हूँ, चलो, है ना। लीडर बोर्ड में तुम्हें दिखा देता हूँ, ये लो, ये रहा आज का लीडर बोर्ड। जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, एक क्वेश्चन हालांकि मेरी वजह से गलत हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये लो जी, टॉप 10 स्टूडेंट आपके सामने है, कौन कौन है। सौमिक रॉय, फिर उसके बाद आदित्य, फिर उसके बाद आकाश, राउडी राठौड़, वाह, अंशिका, बालाजी केशरी, तुलसी, शेफ आलम, हर्षित और निकी कुमारी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सारे लोग बधाई के पात्र हैं, वेरी गुड। तो यहां से देखो आज आपका होमवर्क क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत जरूरी है यार, आप लोगों को सख्त रिवीजन की जरूरत है। फिर आज आपको डीपीपी मिलेगी, ईमानदारी से आप उस डीपीपी को सॉल्व करें, और फिर उसके बाद आप लोग जो मॉड्यूल है, जो आपका मॉड्यूल है, कंप्लीट मॉड्यूल, है ना। अब मैं उसमें ये नहीं बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चंस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें आप इन सब को जरूर करें, है ना। पूरा मॉड्यूल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन फिर कह देता हूं हाथ जोड़ के एक बार फिर आप लोगों से यही विनती है, इस चैप्टर को भैया, अरे भाई पढ़ लो, इसको पढ़ लो, नहीं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ उड़ जाएगा ना, तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी, है ना। दादा इसको पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पिछले वाले चैप्टर को खत्म करो। डन। चले फिर, थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, पी ब्लॉक एलिमेंट हमने आज खत्म किया। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और दादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चले फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।